नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। राजस्थान की गहलोत सरकार आज अपने 2 साल पूरे कर रही है और इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए कोई बड़े आयोजन सरकार की तरफ से नहीं किए जा रहे। लेकिन इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने सभी मंत्रियों विधायकों के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने को लेकर राज्य के सभी मंत्री 2 दिन राज्य के दौरे पर रहेंगे। ये मंत्री विभिन्न जिलों में सरकार की प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्य 19 और 20 दिसंबर को कई जिलों में दौरे पर रहेंगे। सीएम ने यहां पर 2-2 मंत्रियों की टीम बनाई है जो 33 जिलों में दौरा करने के लिए पहुंचेगी और इन तमाम मंत्रियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इस दौरान कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। वहीं आज सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर आपके अपने भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान पर सरकार के कई मंत्री लाइव जुड़ेंगे। अभी हाल ही में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ जुड़े और अभी फिलहाल अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री सालेह मोहम्मद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सालेह मोहम्मद जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर आपका। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से, प्रदेशवासियों की तरफ से आपको सरकार के वर्षगांठ के 2 साल पूरे होने को लेकर बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। सालेह जी, आपसे पहला सवाल यही होगा कि 2 साल पूरे हो चुके हैं, आने वाले 3 साल आपके पास बचे हैं, लेकिन इन 2 सालों के जो काम है उसका लेखा जोखा अगर उसके बारे में बातचीत की जाए तो आपको क्या लगता है कि कामकाज ओवरऑल कैसा रहा? देखो, मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद दूंगा। जिस उम्मीदों के साथ उन्होंने 2 साल पहले कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाई, आज हमें इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने जनता की उम्मीदी पर वो खरे उतरे और तमाम जो जनता से वादे किए थे उन वादों को उन्होंने पूरा किया है। चाहे किसानों के कर्ज माफ़ी का मामला हो, चाहे जब तक पिछली बार भी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल था, तब उन्होंने वादा किया था कि हम जब तक हमारी सरकार रहेगी किसानों के बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे। तो आज वापस उन्होंने राहुल गांधी जी की मीटिंग के दौरान उन्होंने जनसभा में कहा था कि जब तक हमारी सरकार है हम किसानों के बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से जो वादे जो सरकार ने किए उन वादों पर सरकार खरी भी उतरी है। मुख्यमंत्री जी की हमेशा ये सोच रही है किसान, मजदूर, किसान, गरीब, उन सबको साथ लेकर 36 कौम को साथ लेकर चलते हैं। आज उनके हमारे पार्टी का घोषणा पत्र, आज कोई भी सरकार बनती है, कोई भी पार्टी अपना घोषणा पत्र लेके आती है, आज उस घोषणा पत्र में 50% वादे पूरे कर देना और 30% वादे पाइपलाइन में है, तो लगभग 80% वादे पूरे होने जा रहे हैं। तो आज पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से लॉकडाउन भी रहा, कोरोना महामारी भी रही, पूरी दुनिया और देश में जिस प्रकार से आवाजाही बंद रह गई, उसके बावजूद भी सरकार की कई परिस्थितियाँ भी अनेक आपको जानकारी भी रंजना जी कि जो परिस्थितियां रही उसके बावजूद में सरकार को काम करने का मौका तो सिर्फ 6 और 7 महीने मिले। उन 6-7 महीने में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने अपने वादों पे जो खरे उतरे, मैं समझता हूँ आज राजस्थान की जनता, मैं समझता हूँ जो विश्वास कांग्रेस सरकार पे किया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे किया था, उस विश्वास को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने कायम रखा है। और आने वाले टाइम भी जो मुख्यमंत्री जी ने जो बचे हुए हमारे घोषणा पत्र में वादे हैं उन वादों को पूरा भी करेगी। आज कई प्रकार की अनेक परिस्थितियां ऐसी हैं, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी राजस्थान की जनता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम काम हुए उसका लेखा जोखा लगातार सरकार के जो मंत्री हैं वो यहां पर दे रहे हैं और यही वजह है कि अशोक गहलोत साहब ने भी बोला है कि 2-2 मंत्रियों का समय तमाम जिलों में जाएगा, दौरा करेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होगी, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपके अपने विभाग की मैं बात करूं, अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट की बात करूं, तो इन 2 सालों में उसमें क्या कुछ खास रहा सर? आज सालेह मोहम्मद जी, आपको आवाज मिल रही है? तो चलिए, संपर्क टूट गया है, संपर्क दोबारा से साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन सालेह मोहम्मद साहब यहां पर बता रहे थे कि किस तरीके से पिछले 2 सालों में काम यहां पर किए गए हैं। सरकार लगातार खासतौर पर किसानों के लिए काम कर रही है। विपक्ष जो है वो आरोप लगातार लगा रहा है, लेकिन आंकड़ों के साथ सरकार यहां पर, उनके मंत्री इन तमाम जिलों में पहुंचेंगे, जनता के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और जनता को अपनी उपलब्धियों को गिनवाएंगे।
साले मोहम्मद साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपके अपने डिपार्टमेंट की, विभाग की मैं बात करूं, अल्पसंख्यक मंत्रालय की बात करूं, तो 2 सालों में क्या कुछ खास रहा है? देखो, हमने मुख्यमंत्री जी ने जो हमने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, जो अल्पसंख्यकों के लिए, कल्याण के लिए, उन वादों को लगभग हम पूरा कर चुके हैं। क्योंकि एक दो वादे जो हैं उन पे प्रक्रियाधीन हैं, वो भी लगभग पूरे हो जाएंगे। जब मुख्यमंत्री जी ने मुझे 2 साल पहले इस विभाग का जिम्मा सौंपा था, उस समय उससे पहले 5 साल बीजेपी की सरकार रही और इस विभाग की पूरी अनदेखी रही। किसी प्रकार से कोई काम भी नहीं हुआ, कोई योजना नहीं बनाई गई अल्पसंख्यकों के लिए। जब मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिम्मा दिया तो मैंने सबसे पहले यहाँ के जितने भी अल्पसंख्यकों के लोग हैं, तमाम बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े इदारे चलाते हैं, उन लोगों से सबसे बातचीत की कि अल्पसंख्यकों के लिए हमें सरकार की ओर से क्या करना चाहिए, आप लोगों के सुझाव दिए जाए। तो उन सभी के सुझाव के बीच में जिस प्रकार से यहाँ पर मदरसा बोर्ड हो, चाहे अल्पसंख्यक मामलात विभाग हो, चाहे हमारा वक्फ बोर्ड हो, उन सब में बहुत अच्छे कदम और काम करने की ज़रूरत थी। तो हमने सबसे पहले जब से मदरसा बोर्ड बना, मदरसा बोर्ड बनने के बाद में आज तक उस पर न तो लोगों की हमेशा मांग रही कि इसको मजबूती के लिए कुछ काम किया जाए। तो एक सादे कागज़ के ऑर्डर पे मदरसा बोर्ड चल रहा था। तो उनकी मांग पे हमने सबसे पहले मदरसा एक्ट बनाया। एक्ट बनाने से मैं समझता हूँ मदरसा बोर्ड को एक मजबूती भी मिलेगी, एक स्वय शासन की तरह मदरसा बोर्ड काम करेगा और जो मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको दीनी और दुनियाई तालीम अच्छी तरह से दे सकें, उसके लिए हम मजबूत से काम करें। उनमें तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी या बच्चे, पैरा टीचर्स जो वहाँ जो काम कर रहे हैं, उनको भी एक संबल मिलेगा, मजबूती मिलेगी। और इसमें जल्दी हम उसके रूल्स भी बना रहे हैं ताकि मदरसा बोर्ड को एक मजबूत बनाया जाए और वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक अच्छी दुनियाई शिक्षा भी दी जाए। तो उसको शिक्षा को मजबूत करने के लिए हमने बहुत बड़े कदम भी उठाए। जो अल्पसंख्यक बच्चियाँ 75% से ज़्यादा जो लेके अंक लेकर आई थी, उनको हम 500 रुपये एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं। उनको स्कूटी के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। और जहाँ बालक और बालिकाएँ गाँव की बच्चे आते हैं, उनको रहने की जगह नहीं थी, तो उनके लिए हमने हॉस्टल्स की व्यवस्था भी हमने वहाँ पर की है। आज जयपुर के अंदर मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ की नई हॉस्टल बना रहे हैं बच्चों के लिए, उसका भी काम शुरू हो चुका है। बालिकाओं की हॉस्टल भी चल रही हैं और आवासीय विद्यालय पहली बार हम शुरू कर रहे हैं अलवर के अंदर, अजमेर के मसूदा के अंदर और वहाँ नागौर के अंदर। तो वहाँ बच्चों को एक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा दें, उसके लिए हमारा विशेष तौर से प्राथमिकता रहेगी और उसके लिए हम काम कर भी रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो हमें निर्देश दिए, उन निर्देश के तहत ही हम अच्छे आगे कदम उठा रहे हैं और आगे भी प्रयास रहेगा कि हम जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छा काम करें, उससे हमारा प्रयास रहेगा। दूसरा, जो बच्चों को छात्रवृत्ति जो मिल रही थी, जिस प्रकार से SC ST के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो हमने केंद्र सरकार से ये भी डिमांड की कि जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको 100% डिमांड बेस पे छात्रवृत्ति की जाए। क्योंकि अभी डिमांड बेस छात्रवृत्ति नहीं मिल रही थी, तो केंद्र सरकार से हमने ये भी डिमांड की है कि कम से कम हर बच्चे को छात्रवृत्ति मिले ताकि वो शिक्षा अच्छी तरह से कर सके। और उसके लिए हमारे प्रयास भी रहेंगे कि सरकार की तरफ से उन बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था भी की जाए। और जो अल्पसंख्यक महिलाएँ हैं, उन महिलाओं को जो हाथ कसीदा काम है, हुनर के काम है, उनको अच्छा मार्केटिंग उपलब्ध कराना है, उनको संबल देने के लिए भी हम योजना शुरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ साथ में जो ऐसे गरीब परिवार हैं या बच्चे जो अलग अलग आगे एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, पैसे की कमी से वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको हम एजुकेशन के लिए भी लोन देते हैं, उनको अपना व्यवसाय करने के भी लोन देने का प्रयास करते हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि हम बच्चों को शिक्षा के लिए और उनको मजबूत करने के लिए अच्छा काम करें। तो आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जो हमें जिम्मा दिया गया है उस जिम्मे को हम पूरी तरह से निभाएं और अच्छा काम करके दिखाएं। बिल्कुल साले मोहम्मद जी, ऐसे में असमंजस थोड़ा सा इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि कोरोना काल के पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी और कोरोना काल के बाद की, उसमें बदलाव जरूर देखने को मिला है। और यही वजह है कि जनता जो है कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये सवाल है कि किस तरीके से धरातल पर इसको लागू किया जाएगा, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस अभी तक कई राज्यों में बंद हैं, ऑनलाइन ही शिक्षा दी जा रही है। अब यहां से आने वाला जो समय होगा शिक्षा को लेकर, खासतौर पर चूंकि मदरसों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वहां पर पढ़ाई को लेकर किस तरीके से धरातल पर इन तमाम योजनाओं को लागू किया जाएगा जिससे कि छात्र छात्राओं को ज्यादा से ज्यादा कोरोना महामारी के काल में पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर सहूलियत हो सके।
साले मोहम्मद जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, संपर्क टूट गया, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच मदरसों को लेकर क्या कुछ अभी तक गहलोत सरकार के राज में किया गया, तमाम उपलब्धियों को उन्होंने बताया और खासतौर पर आने वाले 3 सालों में क्या कुछ खास रहेगा उसका भी जिक्र उन्होंने किया है। अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए सरकार क्या कुछ करने वाली, इसको लेकर भी उनसे सवाल किया जाएगा। लेकिन छात्रवृत्ति जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कई गरीब परिवार ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो देना चाहते हैं, लेकिन पैसों के अभाव में वो अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते हैं। और यही वजह है कि राज्य सरकार लगातार ऐसे परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए यहां पर कई परियोजनाएं लेकर आ रही हैं। और साले मोहम्मद साहब भी हमको बता रहे थे कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। गहलोत सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री साहब को उन्होंने ये प्रस्ताव भेज दिया है और आने वाले 3 सालों में इसे भी जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। तो अपनी सरकार के 2 साल के कामकाज के बारे में तमाम मंत्रियों से लगातार बातचीत हमारी जारी, और यही वजह है कि इंडिया न्यूज राजस्थान ई मंथन का मंच आप सभी के लिए लेकर आया है, क्योंकि अमूमन जनता सीधे सवाल अपने जनप्रतिनिधियों से पूछ नहीं पाती। और यही वजह है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए ई मंथन आपके बीच लेकर पहुंचे हैं, जहां पर अमूमन जो सवाल जनता के जहन में होते हैं वो हम इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म के माध्यम से गहलोत सरकार के तमाम मंत्रियों से जानने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक ये पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं कि कौन कौन से काम हैं जनता के हित में किए गए और आने वाले 3 सालों में क्या कुछ सरकार का रोड मैप रहने वाला है। इस बीच ग्राफिक्स के जरिए, ताकि समझने में आपको और भी आसानी हो, गहलोत सरकार का रिपोर्ट कार्ड हम आपको बता रहे हैं कि आज तक इन 2 सालों में तमाम विभागों में क्या कुछ काम किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विभाग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 2020 का लगभग पूरा साल कोरोना महामारी की चपेट में यहां पर नजर आया। ऐसे में गहलोत सरकार ने बेहतरीन काम करते हुए कोरोना पर रोक लगाने के लिए जो कुछ काम किए हैं, राजस्थान का कोरोना मॉडल देश भर में सराहा गया और यही वजह है कि यहां पर जो कोरोना संक्रमण है वो काबू हुआ। लेकिन जैसे ही देश एक बार फिर से अनलॉक की प्रक्रिया में प्रवेश करता हुआ नजर आया, संक्रमण दोबारा से उछाल पकड़ता हुआ नजर आया। लेकिन तब भी सरकार की प्राथमिकता यही रही कि संक्रमण पर तो रोक लगाना है, लेकिन मृत्यु दर को कैसे कम करना है। साले मोहम्मद साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साले मोहम्मद जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि कोरोना काल के पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी और कोरोना काल के बाद की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें अंतर जरूर आया और इसीलिए कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों के बीच कंफ्यूजन थोड़ा सा है कि तमाम जो परियोजनाएं जो आपकी सरकार गठन जब हुआ तब लेकर आई थी उसको कोरोना काल के बाद लागू कैसे किया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो पूरी तरीके से स्कूल और कॉलेजेस भी नहीं खुले हैं, ऑनलाइन की ही प्रक्रिया यहां पर चल रही है। तो फायदे जो आपकी सरकार लेकर आई थी वो जन जन तक, छात्र छात्राओं तक कैसे पहुंचने वाले हैं? देखो, ये बात आपकी सही है बिल्कुल। क्यों कोरोना काल में जिस प्रकार से पूरा लॉकडाउन रहा और तमाम जो शिक्षण संस्थाएं वो भी बंद रही और जिस प्रकार से शिक्षा के अंदर काम करना चाहिए था उसमें उनको बच्चों को फ़ायदा नहीं मिल पाया। पर उसके बाद भी आज जो हमारे बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं उनको हमने ऑनलाइन शिक्षा देने का भी काम किया वहाँ पे, और उनके लिए जो अच्छी चीज़ कर सकते हैं, उनको ऑनलाइन किस प्रकार से गुणवत्ता वाली शिक्षा दे सकते हैं, उनको लिंक भेज करके पहली बार हमने शिक्षा विभाग के साथ टाइप भी किया, टाइप करके उनको लिंक भिजवा कर उनको, ताकि बच्चा शिक्षा से जुड़ा रहे, उसके लिए भी हमने प्रयास किए हैं। मैं समझता हूँ कि ये महामारी है, इस महामारी में जिस प्रकार से जो काम होना चाहिए बेहतर ढंग से वो तो नहीं हो पाया, पर जो अच्छा कर सकते हैं उसके लिए हमने प्रयास किया है। क्योंकि इस महामारी में जब लोगों के अंदर एक दूसरे में इतना बड़ा भय है कि व्यक्ति व्यक्ति से डरने लग गया, और आज हॉस्पिटल के अंदर आप देखें कि वहाँ डॉक्टर भी मरीज देखने में भी कितनी दूरी के साथ बैठते हैं। तो आज छोटे बच्चों जो 5 साल की उम्र के बच्चे हैं, 10 साल की उम्र के बच्चे हैं, यदि उनको एक साथ यदि शिक्षण संस्थाओं में भेजेंगे, स्कूलों में भेजेंगे, तो एक महामारी का खौफ तो परिजनों को रहता है कि कहीं महामारी ये बढ़ गई तो हमारे बच्चे पूरी चपेट में आ जाएंगे। पर जो परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए हमारा ये प्रयास रहता है कि तमाम जो सरकार की योजनाएँ हैं, बच्चों को हमें शिक्षा से जोड़े रखना है, उनको किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हो और बच्चा डायरेक्ट शिक्षा से जुड़ा रहे, तो उसके लिए सरकार के प्रयास भी हैं। तो इसलिए हमारा विभाग भी
शिक्षा विभाग के साथ टाई अप करके जो हमारे पैरा टीचर्स और मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी हम लिंक जरूर करके उनको अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। पर इसमें मैं राजस्थान के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहूँगा, क्योंकि ये महामारी अभी भी हमारे बीच में है, तो जब तक हम सावधानियां नहीं बरतेंगे और जिस प्रकार की सरकार मुख्यमंत्री जी ने हमेशा अपील की है, उस अपील के साथ आप लोगों ने, राजस्थान की जनता ने सहयोग भी दिया है और आगे भी हम चाहते हैं कि राजस्थान की जनता सहयोग करेगी, तभी इस महामारी से हम निपट पाएंगे। अन्यथा जनता का सहयोग नहीं रहेगा तो ये महामारी ज़्यादा फैलेगी। उससे मैं समझता हूँ हमारा परिवार और राजस्थान के और हर व्यक्ति को इसकी तकलीफ होगी। बिल्कुल, चूंकि महामारी का आप जिक्र कर रहे हैं और गहलोत सरकार ने महामारी पर कंट्रोल करने के लिए जो कुछ कदम उठाए उसे देश भर में सराहा गया और इसी सिलसिले में कोविड-19 हेल्पलाइन को भी शुरू किया गया, जिसपे रेस्पॉन्स जो है वो बहुत अच्छा मिल रहा था। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, कोविड में जिस प्रकार से हमारे लोग पूरे हर स्टेट में थे, राजस्थान के, यहाँ राजस्थान में भी दूसरे स्टेटों के लोग आए हुए थे, तो मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले कहा राजस्थान का कोई भी व्यक्ति, चाहे बाहर का हो चाहे राजस्थान को, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। और जब शुरुआत में जब कोरोना के सैंपल लिए जा रहे थे, तब पहला सैंपल जब भेजा था तब दिल्ली और पुणे के अंदर उसकी जाँच होती थी। आज राजस्थान में हर जिले के अंदर इसकी कोविड की जाँच हो रही है। आज लोगों में थोड़ा सा भय दूर भी हुआ है। जिस प्रकार से आज लाखों रुपए यदि कोई पॉजिटिव व्यक्ति आता है, आज हॉस्पिटल में जाने के बाद में आज सरकार पूरा मुफ्त इलाज कर रही है। वहाँ पर पूरा जो पैसा है, एक व्यक्ति पे मैं समझता हूँ 4 से 5 लाख रुपए खर्चा आता है। कोई पॉजिटिव किसी के परिवार में आया है तो उसको खुद को पता है कि वहाँ परिस्थितियाँ क्या रही। मैंने खुद ने इसको पॉजिटिव व्यक्ति को देखा है। मैं खुद वहाँ हॉस्पिटल में 10 दिन वहाँ रहा हूँ कि वहाँ किस प्रकार की परिस्थितियाँ रहती हैं और वहाँ सरकार की तरफ से जो वहाँ जिस प्रकार से संसाधन जुटाए गए हैं, वहाँ तमाम जो वहाँ का स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, पीपी किट पहन करके भी जिस प्रकार से वो इसके अंदर काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि इस महामारी के अंदर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का जो काम था वो अपने आप में पूरी दुनिया के अंदर भी सराहा है। और देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि जिस प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री भी इसी प्रकार से काम करें, क्योंकि आज लोगों को इस महामारी के अंदर आजीविका भी देनी है, उनको उद्योग धंधे और यही वजह कि लगातार जनता भी है वो सरकार की तरफ उम्मीद की नजर से ही हमेशा देखती है। ऐसे में चूंकि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं सर, आपसे जानना चाहूंगे, वक्फ संपत्ति विवाद जो है वो अक्सर उठता रहता है, ऐसा गतिरोध हमें देखने को मिला है, तो इन तमाम संपत्तियों का जो विवाद है उस पर फुल स्टॉप लगाने के लिए, निस्तारण के लिए आने वाले 3 सालों में क्या कुछ सरकार कदम उठाने वाली है? देखो, जब 2 साल पहले जब मैंने जब विभाग संभाला था, उस समय इस वक्फ विभाग में बहुत बड़ी काफ़ी कमियां भी थी। इसमें पहली बार हमने जो हमारी संपत्तियां थी उसमें सुरक्षित करने का हमने काम किया, क्योंकि हर व्यक्ति संपत्ति को अच्छी नज़र से नहीं देख रहा था। कहीं अतिक्रमण हो रहे थे, कहीं संपत्ति सुरक्षित भी नहीं लग रही थी। तो सबसे पहले तो हमने हर जिले के अंदर इस संपत्ति को डिजिटलाइजेशन करवाया है, उनकी मैपिंग हम लेके आए, मैपिंग करवाई हमने, ताकि इस संपत्ति को हम सुरक्षित कर सके। सबसे पहले हमारे लिए चुनौती ये थी। तो आज वक्फ बोर्ड का अपना एक चेयरमैन सदर बन गया, उनकी तमाम कमेटियां बन गई हैं, वो लोग इस पे अपना अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उनकी मीटिंगें भी आयोजित हो रही हैं। अब जितने भी राजस्थान में सब जिलों के अंदर हमारा प्रयास रहेगा कि इन संपत्तियों में इनको सुरक्षित भी रखें और इनकी अच्छी आय अर्जित करें, ताकि जो संपत्तियां जहाँ पर हम बच्चों को शिक्षा के लिए या हॉस्टल्स या आवासीय विद्यालय खोल सकते हैं तो वहाँ वो भी खोल सकते हैं, या अच्छा व्यवसाय करना है। जन सुनवाई का जो पूरा कार्यक्रम है और उसको लेकर क्या कुछ सरकार की तरफ से सर प्लानिंग की गई है? देखो, मुख्यमंत्री जी का आपने देखा होगा कि हमारे घोषणा पत्र में वादा है कि जनता की जो है पब्लिक ग्रीवेंस जो है उनकी सुनवाई तुरंत रूप से हो, और हर व्यक्ति की, ये चाहे मंत्री हैं वो भी लगातार अपने आवास पे 2 घंटे जो सुनवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी कोरोना से पहले आपने देखा होगा हर सोमवार को वहाँ सुनवाई करते थे। और जिला स्तर पे हमने पहले से ये हमारा जो 181 है संपर्क पोर्टल है, उस पोर्टल पे जितनी भी समस्याएं आ रही हैं तो महीने के पहला गुरुवार और आखिरी गुरुवार उसमें उपखंड स्तर और जिला स्तर पे कलेक्टर और एसडीएम लेवल पे उसकी जन सुनवाई भी होती है, और उसमें मॉनिटरिंग बेहतर ढंग से होती है कि वहाँ जितने भी लोग फरियादी आ रहे हैं उनको हम अच्छी तरह से सुने, उनकी समस्या का निस्तारण
सही रूप से हो, ताकि बिल्कुल। उनको लगे कि जो मैंने अपनी समस्या बताई है उसका हल भी निकला है। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा 181 पे जितनी महत्वपूर्ण भी है सर। आप उनकी समस्याएं आती है, बिल्कुल तो बिल्कुल, जब तक बहुत उसको ज़्यादा ड्रॉप नहीं किया महत्वपूर्ण है जाता ये, है, जब क्योंकि तक आप जनता की समस्याओं को अगर सुना नहीं जाएगा, सरकार तक महत्वपूर्ण भी पहुंचाया है। नहीं जाएगा, तो उसका निस्तारण कैसे होगा। और यही वजह है कि सत्ता की चाबी आपके हाथों में जनता ने सौंपी है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी जाते जाते कि अल्पसंख्यक समाज के गुटों के लिए, उनके हितों के लिए आने वाले 3 साल में क्या कुछ खास रहने वाला है आपके पिटारे में? देखो, मेरी तो सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि हमें जिस प्रकार से ये तय है कि अल्पसंख्यक बच्चे जो है शिक्षा से पूरी तरह से जुड़े नहीं रहते, तो हमें चाहूँगा कि शिक्षा के तंत्र को मजबूत किया जाए। तो ये जैसे एक्ट बनाया, तो इसमें सेकेंडरी बोर्ड तक के मदरसों में दुनियाई तालीम अच्छी हम दे पाएंगे। बच्चों को हम कोचिंग व्यवस्था दें, ताकि जो बच्चे बाहर के आते हैं उनको कोचिंग कराई जाए, ताकि उनकी शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी मजबूत हो वहाँ पर। और आवासीय विद्यालय हम ज़्यादा से ज़्यादा खोलें, ताकि जो दूर दराज ढाणियों में लोग बिखरी हुई आबादियों में रहते हैं, उनको यदि आवासीय विद्यालय की व्यवस्था देंगे तो उनको एक अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो आने वाले टाइम में हमारा प्रयास रहेगा कि हम शिक्षा के तंत्र को मजबूत करने के लिए, और जो महिलाएं हैं जो घरेलू काम काज देखती हैं, उनका जो हुनर है, कसीदे के काम है या अन्य जो व्यवसाय करने चाहती हैं, उनको हम अच्छा एक मार्केट उपलब्ध कराएं, और उनकी ज़रूरत, उनके बच्चों को शिक्षा के लिए लोन की व्यवस्था भी अच्छी व्यवस्था करें। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम बिल्कुल, और कहा भी जाता है कि शिक्षित होगा देश तभी भविष्य सुरक्षित भी होगा। और यही वजह है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा यहाँ पर भरोसा भी जताया जाता है, और काम को लेकर भी लगातार उम्मीदें जनता की बनी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया सालेह मोहम्मद साहब आपका इंडिया न्यूज राजस्थान से जुड़ने के लिए। तो यह सालेह मोहम्मद साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज के हितों के बारे में आने वाले 3 सालों में गहलोत सरकार के पिटारे में क्या कुछ खास है ये आपको बताया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि दिन भर ई मंथन गहलोत सरकार की 2 साल की वर्षगांठ पर इंडिया न्यूज राजस्थान पर जारी है।